प्रिय छात्रों, नमस्कार। हम और आप सब जानते हैं कि हमारे जीवन में स्वतंत्रता का कितना महत्व होता है। स्वतंत्र व्यक्ति ही सर्वांगीण विकास कर सकता है और अपने देश के विकास में भी भागीदारी ले सकता है। किंतु हमने ये स्वतंत्रता पाई कैसे? बड़े आसानी से हमें नहीं मिल गई। इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे खूब सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर के हम स्वतंत्र हो पाए। प्रस्तुत पाठ इसी क्रम में है कि न सिर्फ हमें पूर्ण स्वतंत्रता को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, बल्कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। जैसे प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि नमक जैसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए भी हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। नमक जो हमारे देश में उत्पन्न होता था, किंतु उसके लिए भी हमें अंग्रेजों को टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। और ये चीजें उस समय के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। नेताओं ने सोचा, स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्यों ना हम पहले पूर्ण स्वतंत्रता के पहले छोटी छोटी आवश्यक चीजों की जिसकी हमारे देश में जरूरत है, गरीब जनता भी इसको भी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि नमक के बिना गरीब का काम चल जाएगा या अमीर का काम चल जाएगा। नमक तो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में आती है। तो इसके लिए हम संघर्ष करें और अंग्रेजों से हम टैक्स को हटवाने की मांग करें। और इसी मांग को करने के लिए, इसी विरोध को प्रदर्शित करने के लिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक पद यात्रा की थी। उनके विषय में ये प्रचलित है, सभी जानते हैं कि जब गांधी जी किसी चीज का विरोध करते थे तो उसके विरोध में यात्रा या जुलूस निकाला करते थे। तो हमारा प्रस्तुत पाठ भी ऐसे ही है। पाठ के विषय में मैं संक्षेप में सदा सर्वदा बताती हूँ, आज भी बताऊंगी आपको, ताकि आप कहानी को एक बार में समझ जाएं और उसके बाद आप इस पाठ को कम से कम 2 बार पढ़ें, वाचन करें। कठिन शब्द आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, कठिन शब्दों को आपके रेखांकित किया गया है। आप इन शब्दों को हर पाठ की भांति ऊपर से नीचे की तरफ 3 बार सुलेख के रूप में लिखें और ये निश्चित करें कि आपका सुलेख ही हो, सुंदर लेख हो। तो हर पृष्ठ पर इसी तरह से लाल रंग से रेखांकित किए गए शब्द हैं, आप उन्हें उतार लेंगे और उन्हें सुलेख के रूप में लिखेंगे। कहानी पर हम चलते हैं इस पाठ की ओर और संक्षेप में हम समझते हैं इस पाठ को पहले कि स्वतंत्रता की ओर हम धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ते हुए कठिनाई से पहुंचे हैं। तो इस पाठ में कि कैसे गांधी जी दांडी यात्रा के लिए जाते हैं और उनके साथ उनके आश्रम में रहने वाले लोग भी जाते थे। गांधी जी अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम में रहते थे। साबरमती आश्रम में बहुत से लोग रहा करते थे, जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में थे या सामान्य लोग थे। वहां का नियम था कि वहां जो भी लोग रहते थे, ठहरते थे, वो प्रतिदिन कुछ कार्य निश्चित रूप से सभी लोग करते थे, जिनमें से था चरखा पर सूत काटना। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चित्र में नीचे की तरफ गांधी जी एक ऐसे गोल गोल सा बना हुआ है चक्र की तरह, इस पर धागे सूत इस पर लगा हुआ है, कपास लगा रहता था सूत, और उसको चला करके वो उससे सूत महीन क्या, मशीन इतने महीन तो नहीं होते थे, फिर भी धागे बनाते थे और फिर उन धागों से वस्त्र बनाया जाता था। आज भी आप खादी के वस्त्र पा सकते हैं, बाजार में जाएं, ढूंढे मिले, खादी का वस्त्र मिलता है। तो इससे सूत काटते थे। तो आश्रम में रहने वाले लोगों को चरखों से खादी का सूत काटना, भजन गाना और गांधी जी जो भी उपदेश दिया करते थे उसको सुनना, ये नित्य प्रति लोगों का कार्य आवश्यक कार्यों में रहता था। इसके अतिरिक्त वहां रहने वाले लोग
कोई ना कोई अवश्य काम करते थे। कोई खाना बनाता था, कोई बर्तन धोता था, कोई पानी लाता था कुएं से। अब की तरह नहीं था टैप चलाए और पानी मिल गया, कुएं से भर के लाना पड़ता था लाना। और आश्रम में बकरियां भी रहती थी, दूध, गांधी जी जो थे वो बकरी का दूध पिया करते थे, तो दूध दूहने का काम करना, सब्जियां उगाना, तो ये सारे कार्य वहां रहने वाले लोग किया करते थे। सब अपने अपने पसंद से जिसको जो अच्छा लगे वो कार्य कर लेता था। उसी आश्रम में एक धनी नाम का बालक था। क्योंकि वो बालक था तो वो क्या काम करता, तो वो बकरी जिसका दूध गांधी जी पिया करते थे, उस बकरी का नाम बिन्नी था। वो बिन्नी की देखभाल किया करता था, उसे चारा खिलाना, उसे टहलाना, ये सब उसके कार्यों में था। उसके उम्र के अनुरूप, उसके आयु वर्ग के अनुरूप वो कार्य उसके लिए था। और एक दिन धनी को पता चला कि आश्रम में कुछ सुगबुगाहट हो रही। सुगबुगाहट मतलब जब कोई बात धीरे धीरे फुसफुसा के बताई जाए। तो धनी को ऐसा लगा कि आश्रम में निश्चित रूप से कोई योजना बन रही है, क्योंकि जब देखो तब गांधी जी के कमरे में कुछ लोग बैठे रहते हैं और कोई ना कोई बात करते रहते हैं। मैं बात सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता, लेकिन मुझे ऐसा लगता जरूर है कि कोई ना कोई अवश्य योजना बन रही है। और वो बात करता किससे, ये अपनी प्रिय बकरी से बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि गांधी जी कोई योजना बना रहे हैं जो मुझे नहीं बताई जा रही, मैं नहीं जान रहा हूँ। उत्सुकता बस वो जाते अपने माता के पास पहुंचता है, माता से पूछता है कि क्या कोई योजना बन रही है। तो उसकी माता बोलती है हाँ, गांधी जी कहीं जा रहे हैं और उनके साथ और लोग भी जा रहे हैं कहीं यात्रा पर। धनी अपनी माता से पूछता यात्रा, कैसी यात्रा? माता ने कहा अरे समुद्र के पास कहीं जा रहे हैं। अब धनी की माता जी करती क्या थी, धनी की माता जी आश्रम में भोजन बनाती थी, खाना पकाती थी। तो उस समय वो खाना पका रही थी जब उनसे धनी ये पूछ रहा था। उन्हें बहुत क्रोध आया, वो बोली तुम जाओ यहाँ से, अभी फिलहाल मुझे खाना बनाने दो। वो वहां से चला गया। अब सोच रहा था कि ये तो पता चल गया कि वो यात्रा पर जा रहे हैं समुद्र के पास, लेकिन क्यों जा रहे हैं और उनके साथ कौन कौन लोग जा रहे हैं, मुझे इसके बारे में कौन बताएगा। तो सोचते सोचते वो सोचा कि एक बिंदा चाचा है। अब बिंदा चाचा कौन थे? बिंदा चाचा आश्रम में सब्जियां उगाते थे, सब्जियां उगाने के का काम करते थे। तो वो बिंदा चाचा के पास पहुंचता है और बोलता है कि आप मुझे बताइए गांधी जी क्या क्या योजना बन रही है, क्या कर रहे हैं वो लोग। तो बिंदा चाचा उस समय आलू खोद रहे थे और सब्जियां लगी पड़ी थी। तो वो बोले ऐसा तुम पहले अपनी बकरी को बांधो, फिर मैं बात बताता हूँ कि क्या है। फिर बिंदा ने उन्हें यात्रा के बारे में बताया कि गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नामक स्थान पर जाएंगे और दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। अब धनी को बड़ा आश्चर्य हुआ, नमक बनाएंगे क्यों? नमक तो खरीद सकते हैं दुकान से। तो बालक था। तो बिंदा चाचा हंसे और बोले महात्मा जी की योजना है, जब वो किसी बात का विरोध करते हैं तो उसके विरोध में वो यात्रा या जुलूस निकालते हैं। और वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ सत्याग्रह का जुलूस निकालते हैं, जिससे उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो सके। अभी जा रहे हैं ताकि उनका विरोध कर सकें और वो नमक पर से कर हटा दें, इसलिए जा रहे हैं। तो फिर धनी को लगा कि नमक पर भी विरोध क्यों। तब उन्हें बताया कि भारतवासी गरीब हैं, लेकिन चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए नमक की आवश्यकता होती है। और ये अन्याय है कि हमारे यहाँ उत्पन्न होने वाला नमक हमें ही कर लेकर के, टैक्स लेकर के दिया जाए। ब्रिटिश सरकार से गांधी जी कहना चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर से ये कर पर, नमक पर जो टैक्स है, इसे आप हटा दें। इसलिए वो दांडी चलकर जाएंगे और
पानी, समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे और ऐसा करने में उन्हें लगभग 1 महीने लग जाएंगे यहाँ से पैदल जाने में। तो अब फिर आश्चर्य धनी को कि वो पैदल क्यों जाएंगे, वो बस या मोटर से क्यों नहीं, ट्रेन से क्यों नहीं चले जाते। तब बिंदा चाचा ने बताया, तुम बच्चे हो, बालक हो, तुम नहीं समझते हो। जब वो इतनी लंबी यात्रा करेंगे तो जिन जिन गांवों से, शहरों से, कस्बों से होकर गुजरेंगे, वहां के लोग भी उनके साथ शामिल हो जाएंगे और ढेर सारे लोग हो जाएंगे। अखबार वालों को पता चलेगा, वो फोटो खींच के ले जाएंगे। आज की तरह तब के जमाने में व्हाट्सएप, ट्विटर नहीं हुआ करता था। फेसबुक की फोटो खींचे डाल दी और एक ही दिन में हजारों लाखों लाइक्स मिल गई और लोग जान गए। तब तो लोगों को जनवाने के लिए, पता लगवाने के लिए भी कार्य करना पड़ता था। तो बोले कि जब वो महीनों चलते रहेंगे तो खूब सारे अखबार वाले सूचना मिलती रहेगी, एक से दूसरे लोगों को, दूसरे से तीसरे, फिर अखबार में रिपोर्ट आएगी, फिर रेडियो पर सुनाई जाएगी। इससे पूरे देश को इस के बारे में पता चल जाएगा और ब्रिटिश सरकार के लिए तो बड़ी शर्म की बात हो जाएगी भाई। तब उन्हें हटाना पड़ जाएगा। पूरी देश की जनता, पूरा देश जोर शोर से विरोध करने लगेगा। तब धनी को लगा, अरे वाह, गांधी जी तो बड़े अक्लमंद हैं। बिंदा चाचा ने कहा, वो तो है ही। अब धनी अपने पिता के पास पहुंचा ढूंढते हुए और उसने कहा कि पिताजी, क्या आप और माताजी भी, यानी अम्मा भी जा रही हैं दांडी? पिताजी बोले, नहीं नहीं, सिर्फ मैं जा रहा हूँ, गांधी जी के साथ मुझ जैसे नौजवान ही जा सकते हैं और तुम और तुम्हारी माताजी यही आश्रम में रहोगे। अब धनी को भी यात्रा पे जाने की प्रबल इच्छा थी गांधी जी के साथ। वो बोला, मैं छोटा ओटा नहीं हूँ, मैं 9 साल का हूँ, 9 साल का, और मैं बहुत तेज चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। क्योंकि उनके पिता ने कहा, इतना लंबा चलना तुम चल नहीं पाओगे, बालक हो। बोला, बालक वालक नहीं हूँ, मैं 9 साल का हूँ। आप सब भी कहते हैं ना, मैं छोटा थोड़ी ना हूँ, मैं 9-10 साल का हो गया हूँ, मैं 12 साल का हो गया हूँ। अरे भाई, हमारे लिए तो आप बच्चे हैं। तो वो बोला, उनके पिता भी वैसे ही बोले, तो उसके जवाब में क्रोधित हो गया, जैसे आप बुरा मान जाते हैं, हम छोटे थोड़ी ना हैं। तो वो बोले कि नहीं नहीं, मैं जा सकता हूँ धनी। अब धनी को पिताजी से अपने कोई सपोर्ट मिला नहीं। पिताजी ने साफ साफ कह दिया, नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते, गांधी जी और मुझ जैसे कुछ नौजवान ही उनके साथ जाएंगे। अब सोच रहा है कि अब क्या करूं मैं, कौन मुझे मेरी सहायता कर सकता, कौन अपने साथ मुझे ले जा सकता है। तो उसे लगा, मैं इनसे उनसे बात करने की बजाय मैं सीधे सीधे गांधी जी से बात करूं कि बापू, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, आप मुझे ले चलिए। लेकिन मैं बापू से मिलूं कब? धनी तो ये सोचने लगा, क्योंकि वो दिन भर तो लोगों से घिरे रहते हैं। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं एकदम सुबह प्रातः काल में उनसे मिल लूं। उस समय वो टहलते हैं, या तो उस समय मिल लूं, या फिर वो सब्जियों उब्जियों की निगरानी करने देखने जाते हैं, उस समय मिल लूं, या गौशाला में जब जाते हैं तब मिल लूं। तो अगले दिन खूब सुबह उठा और गांधी जी के पीछे पीछे अपनी बकरी को लेके चलने लगा कि जहां गांधी जी मुझे एकांत में मिलेंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगा। जब देखा कि मुझे रास्ते में तो कोई जगह नहीं मिली, फिर गांधी जी अपनी झोपड़ी में चले गए और बरामदे में बैठकर वो अपना रोज की तरह, नियम था उनका, वो चरखा काटने लगे। लेकिन गांधी जी ये नोटिस कर रहे थे कि ये बालक बहुत देर से सुबह मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, यानी इसे अवश्य मुझसे कुछ पूछना है या मुझसे कोई बात करनी है। तो उन्होंने उसे बुलाया कि आओ बेटा मेरे पास आओ। पहुंचा तो एकदम दौड़कर खुश होकर के, और उसके साथ उसकी बकरी भी आ गई। अब बापूजी के आश्रम में बहुत से लोग रहते थे, सबका नाम उन्हें नहीं याद रहता था, याद नहीं रहता था। तो उन्होंने पूछा, आपका नाम क्या है बेटा? तो उसने बताया, मेरा नाम धनी है। तो बोला, और ये बकरी, इसका भी कोई नाम है क्या? तो धनी ने बहुत खुश होकर बोला, हाँ बापू, इसका नाम बिन्नी है, और पता है ये वही बकरी है जिसका दूध आप पीते हैं। धनी को बड़ा गर्व हुआ कि मैं ऐसी बकरी की देखभाल करता हूँ जिसका दूध बापू पीते हैं। गांधी जी बोले, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तुम सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो, मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? धनी थोड़ा सा तो घबरा रहा था, लेकिन उसने सोचा कि मैं आंख मूंदता हूँ, एक झटके में बात कह देता हूँ। क्या बापू, मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ?
बापूजी मुस्कुराए, बोले अरे बेटे तुम तो बहुत ही छोटे हो, दांडी यहाँ से बहुत दूर है, महीनों लग जाएंगे, वहां सिर्फ मैं या तुम्हारे पिता जैसे नौजवान लोग ही जा सकते हैं। धनी को तो अंदर से बड़ी गुस्सा है, पिताजी जैसा नौजवान तो समझ में आता है, तुम बच्चे हो नहीं चल सकता, लेकिन खुद बापू क्या है, नौजवान है क्या? उसने सीधे छूटते पूछा, पर बापू आप तो नौजवान नहीं हैं, आप नहीं थक जाएंगे? गांधी जी बोले, अरे नहीं बेटा, मैं बहुत तेज चलता हूँ, मैं नौजवानों के बराबर चलता हूँ। तो गांधी जी से बोला धनी कि बापू मैं भी बहुत तेज चल सकता हूँ, मैं भी बहुत तेज दौड़ता हूँ और बहुत अच्छी तरह से चल सकता हूँ, मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए। अब बापू को तो समझ में नहीं आ रहा, कहूँ क्या, ये बोल रहा है कि आप नौजवान है, सच में मैं नौजवान नहीं हूँ, और मैं तेज चल सकता हूँ, तो बालक कह रहा है मैं तो बहुत तेज चल सकता हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बहुत सोचा और सोच करके उन्होंने एक योजना बनाई और उससे बोला कि तुम चलने को चल तो सकते हो, लेकिन तुम ये बताओ, तुम तो ये जानते हो कि मैं इसी बकरी का दूध पीता हूँ। धनी बोला हाँ बापू मैं जानता हूँ। तो बोले कि लेकिन जब तुम चले जाओगे तो इसकी देखभाल कौन करेगा? और जब अब तुम बोल ही रहे हो कि बापू आप नौजवान नहीं हो, तो जब मैं लौट कर आऊंगा तो मैं तो कमजोर हो जाऊंगा और मुझे उस समय दूध की आवश्यकता होगी, और तुम्हारी बकरी की चूंकि कोई देखभाल नहीं करेगा तो बकरी कमजोर हो जाएगी, दूध कम देगी। तो बताओ मैं लौट करके बकरी का दूध पी के स्वस्थ जल्दी से कैसे होऊंगा? तुम चल जाओगे तो कोई देखभाल नहीं करेगा कोई तुम्हारी जैसी देखभाल? तो उसने बोला नहीं, कोई नहीं करेगा बापू, वो तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, और ये मेरे हाथ से ही चारा खाती है। तो बोले यही तो मैं भी कह रहा हूँ, कोई नहीं देखभाल करेगा, अब तुम आश्रम में रहो और बिन्नी की देखभाल करो, ताकि जब मैं लौटूं तो मुझे अच्छे से बकरी का दूध प्राप्त हो सके पीने के लिए। धनी खुश हो गया, गांधी जी की योजना काम कर गई, और उसने बोला जी हाँ मैं यहाँ रह करके इसकी देखभाल करूंगा और मैं और बिन्नी आपका इंतजार करेंगे। इस तरह से गांधी जी भी चैन की सांस लिए कि चलो मान गया बालक, क्योंकि बालक को हम स्नेह से समझा सकते हैं, उन्होंने समझा लिया। तो ये थी इस पाठ का सारांश कहानी, आपने सुन ली मुझसे। अब आप इस पाठ को 2 बार पढ़ेंगे और ये जो रक्त वर्ण से लाल वर्ण से रेखांकित किए गए शब्द हैं इन्हें आप सुलेख के रूप में लिख लेंगे। ये इस पाठ का शब्दार्थ है, आप शब्दार्थ जैसे लिखते हैं वैसे अपने कॉपी में लिखेंगे शब्दों के अर्थ। स्वतंत्रता, आजादी, हिम्मत, साहस, कर, टैक्स, धीरज, धैर्य, अक्लमंद, बुद्धिमान, विरोध, खिलाफ, ताकत, बल, सरासर, पूरी तरह, व्यस्त, हर समय काम में लगे रहना, यात्रा, सफर, गर्व, घमंड और अभिमान दोनों होता है। हठ, जिद, ये आधा द हलंत और द भी होता है इसमें, लेकिन जो सही रूप या जो फॉन्ट इसमें कंप्यूटर में होती है उस हिसाब से जिद, ऐसे आधा द और पूरा द एक साथ। सवाल, प्रश्न, बुद्धू, मूर्ख, निश्चय, पक्का, रिपोर्ट, खबर, हैरान, आश्चर्य, उत्सुकता, उत्सुकता से या हैरानी से भी कह सकते हैं आप। ये है पाठ के विलोम, कुछ विलोम शब्द हैं, इनके हर पाठ की तरफ ऊपर की तरफ दिया हुआ है इनका उत्तर, दिए गए विलोम शब्दों के विलोम शब्द ऊपर से चुनकर लिखें। धनी, अब तक मेरे बच्चों को तो इसका उत्तर आता ही आ ही गया। सुबह, बुद्धू, कमजोर, अनिश्चय, खास, दोस्त, स्वतंत्रता, पास और पसंद। तो ये आप स्वयं पहले पेंसिल से प्रयास करेंगे लिखने का, उत्तर सही, उसके बाद आप देख सकते हैं अगली कक्षा में मैं बता भी सकती हूँ इसका उत्तर। वैसे है इसका उत्तर बहुत आसान और आपको करने में कोई असुविधा नहीं होगी, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। धनी का बड़े आराम से ऊपर से खोज लेंगे। ये स्पष्ट ध्यान रखें कि यदि आपके पास उत्तर दिए हुए हैं
तो आपको उसमें से ही चुनकर लिखना है, अपनी स्वेच्छा से नहीं लिखना है। यदि नहीं दिया गया है तो आप स्वतंत्र हैं लिखने के लिए, लेकिन विलोम शब्द में कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। विलोम शब्द हमेशा लय में होते हैं और जो उसके साथ होना चाहिए वही उसके साथ फिट बैठता है, कुछ भी आप नहीं लिख सकते हैं उसके उत्तर के रूप में। तो ये स्पष्ट ध्यान रखेंगे। और कितना कार्य आप कर लेंगे, पाठ को 2 बार पढ़ेंगे, पाठवाचन आपका कार्य है। सर्वप्रथम पाठवाचन, तत्पश्चात आप कठिन शब्दों का सुलेख लिखेंगे, उसके पश्चात आप शब्दार्थ लिखेंगे और याद करेंगे। उसके बाद आप विलोम शब्दों को लिखेंगे, उतार लेंगे, पहले इसका और ऊपर वाला भी। आप जैसे मैं ऐसे बादल सा बनाई हूँ, आप किसी भी तरह से ऊपर एक बॉक्स बनाकर रख लें और बाद में आराम से आप उतार उतार करके चुन चुन कर ध्यान से लिखते रहें। तो आज की कक्षा में इतना ही है। अगली कक्षा में इसके शेष अभ्यासों को मैं कराऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।